...2014 सिर्फ एक चुनावी साल नहीं था, ये वो दौर था जब भारत की राजनीति बिल्कुल बदलने वाली थी। दशकों बाद देश के अंदर मजबूरी और समझौते वाली सरकार का दौर खत्म होने वाला था और सामने था सिर्फ एक मजबूत नेता। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव जीतना नहीं थी, उनकी असली ताकत थी नैरेटिव, यानी अपनी बात को लोगों के दिमाग में बैठाना। राजनीति अब सिर्फ संसद में नहीं बल्कि व्हाट्सएप, यूट्यूब और टीवी पर डिबेट पर भी की जा रही थी। अगले 10 सालों में बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं रही, वो देश की सबसे ताकतवर पॉलिटिक्स मशीन बन चुकी थी। अगर हम भारत को 90s के समय में देखते हैं तो वो नेताओं और उनकी आपसी राजनीति का दौर हुआ करता था। सरकारें बनती थी, गिरती थी, लेकिन तब तक बीजेपी नेशनल पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी ताकत नहीं बन पाई थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई। फिर 1998 और 99 में बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर वापसी की और सरकार 5 साल तक चलाई। लेकिन असली राजनीतिक बदलाव अभी आना बाकी था, क्योंकि 2010 के बाद देश बदल रहा था। देश के साथ साथ धीरे धीरे मीडिया का भी चेहरा बदल रहा था। प्राइम टाइम टीवी धीरे धीरे लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे सिमट कर रह गया। राजनीति अब जमीनी रैलियों से नहीं बल्कि रीलों से चलने लगी थी, जो आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर मिल सकती थी। भारतीय राजनीति पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल हो चुकी थी और इस पूरे डिजिटल बदलाव के केंद्र में सिर्फ एक ही आदमी था, वो थे नरेंद्र मोदी। चाय वाला या एक सेल्फ मेड लीडर, इसी छवि और भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने मिलकर मोदी जी को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बना दिया। 2014 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही 282 सीटें जीत ली। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि सत्ता बहुत तेजी से बदलने वाली थी। बीजेपी सिर्फ नैरेटिव नहीं बना रही थी बल्कि वो जनता से बहुत बड़े बड़े वादे भी कर रही थी। हर साल लोगों को करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा और सबसे बड़ा सिर्फ एक सपना के अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी के ये भाषण सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं थे बल्कि मोबाइल के जरिए हर घर तक पहुंच रहे थे। इसी वजह से मोदी जी की छवि धीरे धीरे एक बहुत मजबूत नेता की बन चुकी थी। इसके बाद देश के अंदर कुछ बहुत बड़े फैसले तक देखने को मिले, जैसे 2016 में नोटबंदी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसके तुरंत बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। इन फैसलों ने समर्थकों के बीच मोदी जी की छवि को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। इसके बाद लेकिन जो मोदी जी का विरोध किया करते थे उनके सवाल भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या पिछले 12 सालों में वाकई अच्छे दिन आए? क्या कोई वादे पूरे भी हुए? चलिए इसे कुछ अलग अलग सेक्टर्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल से एक कहानी सामने आई जहां बच्चों के पास पूरी किताबें तक नहीं थी। वहां के एक टीचर ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, जब बच्चों की किताबें नहीं मिल पा रही हैं, तो शिक्षा मंत्री और अधिकारियों की सैलरी भी रोक देनी चाहिए। लेकिन सिस्टम ने 2 घंटे के अंदर अंदर किताबें तो नहीं पहुंचाई, लेकिन आवाज उठाने वाले उस टीचर को जरूर सस्पेंड कर दिया। पिछले 10 सालों में अलग अलग राज्यों में 90,000 के आसपास सरकारी स्कूल या तो बंद हो चुके हैं या उनको फिर दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। इन स्कूलों को लेकर सरकार का कहना था कि इनमें बच्चे ही नहीं आ रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्कूलों की हालत इतनी खराब होगी तो बच्चे आएंगे कैसे? अभी कुछ समय पहले की ही न्यूज है, बिहार के अंदर 150 बच्चे बीमार हो गए थे सिर्फ एक मिड डे मील खाने की वजह से और उन्हें अस्पताल के अंदर भर्ती तक कराना पड़ा। बच्चों ने आरोप तक लगाए थे इस खाने के अंदर सांप और छिपकली जैसी चीजें तक मिली थी। इसी दौरान देश के अंदर 43,000 नए प्राइवेट स्कूल खुल गए और कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ी। हम सब जानते हैं ये बड़े प्राइवेट स्कूल किसके होते हैं। क्या हर गरीब परिवार प्राइवेट स्कूल का खर्च उठा सकता है? बेरोजगारी और एग्जाम का प्रेशर आज युवाओं के लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। कई बड़े बड़े एग्जाम के पेपर लीक होने के बाद छात्र बार बार सड़कों पर उतरे। रिपोर्ट्स और विपक्ष के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश भर में 70 से ज्यादा बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं।
सरकार कहती है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है, और दूसरी तरफ सरकार खुद कहती है कि हम 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, क्या वो 81 करोड़ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? जब किसी बड़े नेता पर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगते हैं तो वो बात सिर्फ कोर्ट तक नहीं रहती, वे टीवी डिबेट और पब्लिक गुस्से का मुद्दा बन जाती है। चाहे महिला खिलाड़ी के आरोप हो, हाथरस केस हो या कई हाई प्रोफाइल मामले, इन सब ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी नेता की पॉलिटिकल पावर जांच और कानून तक को कमजोर कर सकती है? ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का हमेशा एक ही बात कहना होता है कि सत्ता के सामने कानून कमजोर हो चुका है। वाराणसी, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ एक दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का कहना था कि किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने इसे अपने चैनल पर नहीं दिखाया और सबूत मिटाने के लिए शव को अस्पताल से ले जाकर सीधा किसी और की जलती चिता पर रख दिया ताकि पोस्टमार्टम की नौबत ही ना आ पाए। इसी तरह हाथरस में भी एक दलित लड़की के साथ हुए हादसे के बाद उसके शव को रात के अंधेरे में जला दिया गया, जिसे लेकर मीडिया के एक बड़े ग्रुप ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और ऐसे कई बड़े नेताओं के नाम इस तरह के केसों में आते रहते हैं और वो आज भी बड़े नेता बने बैठे हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है अगर आपके पास पावर है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दो 2024 के चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसी गिरफ्तारियां और विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ने खूब सुर्खियां बटोरी। सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहती है तो विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बनाने का हथियार बताती है। सवाल ये उठता है कि हमारी जांच एजेंसियां पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं या वो भी राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। अपोजिशन पार्टी का एक आरोप ये भी है कि बीजेपी विरोधी नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जो भी नेता अपोजिशन पार्टी में रहते हुए दागी होता है वो बीजेपी में आते ही पाक साफ बन जाता है। जैसे शुवेंदु अधिकारी, जिन्हें कभी कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और बीजेपी ने खुद वो वीडियो शेयर भी किया था, और वो 2026 में बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा थे और उनको सीएम तक बना दिया गया। अशोक चौहान, जो कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जिन पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले के आरोप थे, जिनकी मोदी जी ने खुद भी निंदा की थी, और वो 10 साल बाद सीधा बीजेपी का हिस्सा बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद 25 ऐसे बड़े नेता थे जिन पर केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद या तो उनकी जांच बंद हो गई या बिल्कुल ही स्लो कर दी गई। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले भारत की रैंकिंग कई सोशल इंडिकेटर्स में चिंता पैदा करती है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक भ्रष्टाचार में 180 देशों में भारत 91वें नंबर पर आता है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में से हम 120वें नंबर पर आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 127 देशों में से 102 नंबर पर हैं। वुमेन डेवलपमेंट में 193 देशों में से हम 130वें नंबर पर आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हम 151वें स्थान पर खिसक चुके हैं। सवाल सिर्फ इन रैंकिंग का नहीं है, सवाल ये है कि हमारा मीडिया आज देश को सही जानकारी दे रहा है या सिर्फ एक खास नैरेटिव दिखा रहा है। अब आने वाले समय में चुनाव ये तय नहीं करेंगे सत्ता पर कौन बैठेगा, बल्कि ये तय करेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या मुद्दे सिर्फ राष्ट्रवाद और मजबूत लीडर के होंगे या फिर रोजगार या एजुकेशन पर भी बात की जाएगी? ये सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है, ये भारत के आने वाले पॉलिटिक्स मॉडल और हमारे भविष्य का है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।